हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिडाना, लेक्चरर फिजिक्स, आपका यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, संकल्प के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लाइट यानी प्रकाश, उसके बारे में बताऊँगा। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें, और जो भी आपके कमेंट हैं वो इस पर ज़रूर दें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लाइट, प्रकाश। प्रकाश दैनिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, क्योंकि हम जो भी वस्तु देखते हैं, जो भी चीज देखते हैं, वो प्रकाश की द्वारा ही देखते हैं। यानी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, ये भी, इसके लिए भी लाइट जरूरी है, क्योंकि प्रकाश के बिना आप मुझे भी देख सकते। इसलिए लाइट किसी वस्तु को दृश्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि लाइट एक ऐसी तरंग है, एक ऐसी चीज है जो हमें वस्तुओं को दृश्य बनाती है, यानी विजिबल। तो सबसे पहले बात, लाइट है क्या? तो लाइट एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा कारक है जो वस्तुओं को दृश्य बनाता है, विजिबल बनाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना है सभी ने। मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। तो लाइट यानी प्रकाश, जो कि दृश्य प्रकाश जिसे कहा जाता है, वो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक पार्ट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच में से एक ऐसा भाग है जिसे अपने प्रकाश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग यानी तरंग दैर्ध्य का मतलब वेवलेंथ, उसकी लंबाई, वो कुछ भी हो सकती है 0 से अनंत तक। लेकिन इस 0 से अनंत के बीच में से एक पार्ट निकला, दृश्य प्रकाश, जिसकी लंबाई, तरंग लंबाई निश्चित है, और वो है लगभग 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच। इस कैटेगरी के बीच में जितने भी लैम्डा है, जितनी भी तरंग लंबाई है, वो सब इस प्रकाश के अंतर्गत आती है। यानी जब बात प्रकाश चल रही होगी तो हमेशा इसके बीच में चलेगी, यानी लैम्डा इसके बीच में रहेगी हमेशा। अब दूसरी बात, अपने को यहां पढ़ना है प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्रकाश के घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पूरा टॉपिक नहीं। लेकिन फिलहाल एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें प्रकाश का सबसे पहले पढ़ेंगे आज परावर्तन। सबसे पहली घटना है प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। नाम सबने आप लोगों ने सुना ही हुआ है। तो देखिए, परावर्तन है क्या? वास्तव में मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो इसी घटना के कारण दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये परावर्तन है तो ही मैं आपको दिख रहा हूं, नहीं तो मैं आपको दिखाई नहीं देता। कैसे? परावर्तन का मतलब क्या है? जब प्रकाश किसी भी स्रोत से, स्रोत यानी बल्ब, सूर्य, कोई भी का, उससे निकलकर किसी भी धरातल पर, किसी भी सतह पर टकराता है, तो टकराने के बाद में हम जानते हैं जब प्रकाश धरातल पर टकराएगा तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? हो सकता है प्रकाश का कुछ भाग वापस चला जाए, इसे कहते हैं परावर्तित भाग। हो सकता है उस सतह के द्वारा प्रकाश का कुछ अवशोषण हो जाए, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और हो सकता है कि प्रकाश उस धरातल के बीच में से, उसके बीच में से बाहर ही गुजर जाए, इसे कहते हैं पारगमन यानी ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, 3 प्रकार की घटनाएं संभव है अगर प्रकाश धरातल पर टकराता है। लेकिन अपने इन घटनाओं में सभी घटनाओं को एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए अपने को सिर्फ पहली घटना अभी पढ़नी है फिलहाल, और वो है परावर्तन। इसलिए अपने यहां से स्टार्ट करेंगे कि अगर प्रकाश धरातल से टकराकर वापस जाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उसके क्या क्या नियम हैं, उसके ऊपर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं परावर्तित भाग से। अब परावर्तन के अंदर जब प्रकाश धरातल पर टकराया, टकराने के बाद वापस गया, हमने कहा
प्रकाश का परावर्तन हो गया। लेकिन परावर्तन कुछ नियमों पर होता है, उसके अंदर कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर ही परावर्तन समझा जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले बड़े पढ़ते हैं कि परावर्तन के कौन से नियम हैं और परावर्तन कितने टाइप का होता है और किस किस तरह का परावर्तन हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परावर्तन में कि परावर्तन के प्रकार कौन से हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी दूसरा विसरित परावर्तन, जिसे कहते हैं डिफ्यूज्ड, या इसे कह सकते हैं इर्रेगुलर, एक ही बात है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। अगर परावर्तन ऐसी सतह से हो सकता है, ऐसी सतह से हो रहा है जो सतह पूरी तरह से चिकनी है, स्मूथ होती नहीं है कोई भी, क्योंकि सिर्फ आइडियल कंडीशन ही अपने लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होती, 99% तक हो सकती है। तो मान लीजिए कोई एक सतह है जो 100% स्मूथ मानी गई है, तो उस पर जब प्रकाश गिरता है, मान लीजिए प्रकाश इस निश्चित दिशा से आ रहा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रकाश की लैम्डा बहुत छोटी है। मैंने अभी बताया प्रकाश की लैम्डा लगभग 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक मात्रक है जिसकी वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। तो लैम्डा बहुत छोटा कारण ही प्रकाश जल्दी से मुड़ता नहीं है। तरंगे वही ज्यादा मुड़ सकती हैं जिनकी लैम्डा अत्यधिक होती है। कम लैम्डा, जितनी लैम्डा कम होती जाएंगी, जैसे गामा रेज है सबसे कम लैम्डा की है, तो वो हमेशा स्ट्रेट जाती हैं। इसलिए लैम्डा कम होने के कारण ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में जा रहा है हमेशा, तो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, क्योंकि प्रकाश का जो पथ है, जिस पथ पर, जिस रेखा पर प्रकाश चल रहा है, उसे किरण कहा जाता है, रे कहा जाता है। तो प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। तो प्रकाश जब किसी धरातल पर टकराएगा, और कैसा धरातल? पूरी तरह से स्मूथ। अगर प्रकाश पूरी तरह से स्मूथ धरातल पर टकराता है, 100% स्मूथ यानी बिल्कुल चिकना, तो टकराने के बाद निश्चित दिशा से आता हुआ प्रकाश निश्चित दिशा में ही चला जाएगा। एक निश्चित दिशा से आया, एक निश्चित दिशा में चला गया। इस घटना को कहते हैं नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब सामने वाली सरफेस 100% स्मूथ है, लेकिन क्योंकि 100% स्मूथ नहीं होती, इसलिए कभी भी ऐसा परावर्तन अपने को दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी जो मिरर्स होते हैं, मिरर्स यानी दर्पण, उन दर्पण से अपने परावर्तन लगभग स्मूथ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि मिरर्स जो होता है वो 99.99% अपने उसको स्मूथ माना जाता है, इसलिए उनसे एक नियमित परावर्तन हो सकता है। और अपने देखते ही नहीं है, क्योंकि अपने जब घरों में मिरर सामने रखा होता है और मिरर के सामने अपना फेस देखते हैं, तो हमें वो फेस क्यों सही दिखाई दे रहा है, वो हमें अपना प्रतिबिंब सही दिखाई क्यों देता है? क्योंकि उससे 100% नियमित परावर्तन हो रहा है। अगर सामने वाली सरफेस रफ है, खुरदरी, जैसे घर की दीवारें, फर्श या कोई भी ऐसी सतह जिसमें रफनेस हो, तो रफ सरफेस के ऊपर जब लाइट टकराती है तो ऐसा नहीं होता। रफ सरफेस पे जब लाइट टकराती है तो प्रकाश का परावर्तन अनियमित होता है। अनियमित का मतलब वो प्रकाश आया तो निश्चित दिशा से, लेकिन जब वापस गया परावर्तित होकर तो वो निश्चित दिशा में नहीं गया, वो बिखर गया। ऐसे परावर्तन को कहते हैं अनियमित यानी विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन के अंदर सामान्यतः हम जो भी परावर्तन देखते हैं वो सारा यही है। नॉर्मली सारे परावर्तन यही होते हैं। अगर इस कमरे की बात करूं तो इसकी दीवारों से लाइट टकरा के जब बिखर रही है तो ये अनियमित ही है, और इस बिखराव के कारण ही तो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अगर अनियमित परावर्तन ना होता तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि कमरे में अनियमित परावर्तन होने के कारण हमें
हर चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि परावर्तन के बाद लाइट हर जगह पर पहुंच रही है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए इसको विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन चाहे नियमित हो चाहे विस्तृत हो, इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, और वो नियम कौन कौन से हैं जिनके आधार पर परावर्तन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परावर्तन के नियम, उसके बाद इसके ऊपर कुछ घटनाएं पढ़ेंगे परावर्तन के ऊपर। हाँ जी, परावर्तन के नियमों में सबसे पहला नियम, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है, लेकिन फिर भी एक तीसरा नियम ही है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। रूल नंबर 1, पहला नियम, किसी भी धरातल से कैसा भी परावर्तन होगा, देखिए प्रकाश आया, किसी सरफेस पे टकराया, जो प्रकाश आ रहा है आने वाला उसे कहते हैं आपतित, इंसिडेंट, इसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो प्रकाश टकराने के बाद वापस जा रहा है इसे कहते हैं परावर्तित प्रकाश यानी परावर्तित किरण, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, आपतित किरण, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया है, जिस पॉइंट पर, ये वाला बिंदु, इस बिंदु पर अगर मैं एक 90 डिग्री का एंगल खींचता हूं, 90 डिग्री का रेखा, 90 डिग्री जो धरातल से सतह से 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए, इस रेखा को कहते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल। अभिलंब के साथ इस आपतित किरण का बनने वाला एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तित किरण का इसी अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आर, ऑफ एक्शन, जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। दो मुख्य कोण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, दो, इन सारा परावर्तन इन दोनों कोणों पर टिका हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले एक किरण आई, आपतित किरण, अभिलंब के साथ उसका एंगल देखा कितना, आपतन कोण, किरण टकरा के वापस गई, उसका एंगल देखा गया, परावर्तन कोण, आई और आर, और तीसरी रेखा ये अभिलंब। कोण हमेशा अभिलंब के साथ मापा जाता है, चाहे एंगल आई हो चाहे एंगल आर हो, एंगल हमेशा ऑलवेज हमेशा आई और आर अभिलंब से मापे जाएंगे, धरातल से नहीं। इस एंगल को आपतन कोण नहीं कह सकते, इसे नहीं कह सकते, एंगल ऑलवेज नॉर्मल से मापना है अपने को। तो पहला रूल, किसी भी परावर्तन में एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, ऑलवेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परावर्तन का सबसे मुख्य नियम, क्योंकि परावर्तन की घटना सारी इसी नियम पर टिकी हुई है, आई इज इक्वल टू आर पर। जितना आई बनेगा उतना ही आर होगा, आई 0 है तो आर भी 0 होगा, आई 30 है तो आर भी 30 होगा, यानी जितना है उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता। नियम नंबर 2, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और तीसरा कौन था, अभिलंब। इन तीनों की खास बात, ये तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं, दे लाइज एट ए सेम प्लेन। ये एक बोर्ड प्लेन है, इसे अपने प्लेन कहेंगे। तो आपतित किरण इस बोर्ड पर आ रही थी, परावर्तित किरण भी इस बोर्ड के ऊपर ही है, और अभिलंब भी इस बोर्ड पर ही खींचा गया। इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन पर हैं, इसलिए ये प्लेन पर हमेशा एक ही प्लेन पर। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपतित किरण आ रही है इस प्लेन पर, लेकिन परावर्तित किरण इस प्लेन से बाहर चली जाए, नहीं जाएगी, वो आपतित किरण के साथ उसी प्लेन पर ही जाएगी, परावर्तित किरण भी, और अभिलंब भी उसी प्लेन पर होगा, चाहे प्लेन कैसा ही है, चाहे बात करूं मैं फ्लोर की चाहे इस दीवार की। हमेशा ध्यान रखें, तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर होंगे, तीनों हमेशा एक ही तल पर होंगे। इसे कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। तीसरा नियम जो सामान्य बात है, प्रकाश में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, दूसरी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको
कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में होती है, लैम्डा। और तीसरी बात, प्रकाश की तीव्रता या आयाम की बात करें, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, ये तीन चीजें, इन तीन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और अगर चौथी चीज की बात करें जो अपने को पता है सभी को, कि प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की स्पीड हर माध्यम में अलग अलग होती है, लेकिन बात करें अगर निर्वात, वायु निर्वात के अंदर इसकी स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश किसी भी निर्वात या हवा की बात करें तो वहां 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं पानी के अंदर प्रकाश की स्पीड तो अलग होगी, किसी कांच में प्रकाश की स्पीड अलग होगी, हर माध्यम में प्रकाश की स्पीड अलग अलग है। ये स्पीड जो सामने लिखी गई है ये सिर्फ और सिर्फ निर्वात या वायु के लिए बात करें, सिर्फ निर्वात के लिए। प्रकाश की आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति प्रकाश की हर माध्यम में अलग अलग होगी या नहीं होगी। लैम्डा की बात करें, हर माध्यम में अलग अलग होगी या नहीं होगी। आयाम की बात करें, हर माध्यम में अलग अलग होगा या नहीं होगा। इसके बारे में देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य एक ऐसी राशि है जो कभी भी माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन में यही होता है कि कौन सी चीज परिवर्तित होगी, कौन सी चीज बढ़ेगी घटेगी, तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब प्रकाश के बारे में कुछ पूछा जाए तो एक ऐसी चीज है प्रकाश की जो नहीं बदलेगी, जो माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती, और वो है लैम्डा। यानी प्रकाश अगर बात करें किसी कांच में जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो उसके आधार पर उसकी बात करें तो कैसे बदलेगी या क्या चीज बदलेगी क्या चीज नहीं, उसके बारे में देखें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की। तो तरंगदैर्घ्य एक है आवृत्ति, आवृत्ति। कुछ फॉर्मूले हैं प्रकाश से संबंधित। पहला फॉर्मूला प्रकाश की आवृत्ति निकालने के लिए, न्यू, आवृत्ति को न्यू से लिखा जाता है। सी प्रकाश की चाल, लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ये फॉर्मूला है आवृत्ति निकालने का। आवृत्ति निकालने का फॉर्मूला कह दो या तीनों में संबंध कह दो, एक ही बात है। अगर आपको तीनों में से कोई भी दो राशियां पहले से मालूम है तो आप तीसरी राशि निकाल सकते हैं। हर माध्यम के अंदर सी का मान अलग अलग होगा। मैंने बताया कि जो ये माध्यम है निर्वात, ये सिर्फ निर्वात के लिए, अथवा हवा या वायु के अंदर भी अपने ये चीज मान लेते हैं क्योंकि हवा या निर्वात को लगभग समान माना जाता है, लगभग। दूसरी बात करें तरंगदैर्घ्य की, तो तरंगदैर्घ्य की बात करें, मैंने अभी बताया आपको ऊपर कि तरंगदैर्घ्य जो है वो प्रकाश की 400 नैनोमीटर से शुरुआत करके 780 नैनोमीटर के बीच में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी प्रकाश जो अपने देख रहे हैं वो सारा इसके बीच में आएगा। उदाहरण के तौर पर अपने जो प्रकाश यूज कर रहे हैं, चाहे वो बल्ब से निकलने वाला है, चाहे सूर्य वाला है, कोई भी प्रकाश, वो 400 से 780 के बीच में है और उसका क्रम ये है। सभी जानते हैं इस क्रम को। विबग्योर मीन्स वॉयलेट, ई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड लास्ट इज रेड। ये जो क्रम है ये इसी के आधार पर है, लैम्डा के आधार पर। सबसे कम लैम्डा होती है वॉयलेट की, जिसे मैंने ऊपर लिखा है अप्रोक्सीमेटली 400, और सबसे ज्यादा किसकी हुई, रेड की, लगभग 780 नैनोमीटर के बीच में। तो वॉयलेट से लेकर रेड तक ये लैम्डा का क्रम है। वॉयलेट सबसे मिनिमम, रेड सबसे मैक्सिमम। अब आप देखिए जब प्रकाश किसी भी माध्यम में जाएगा तो उसकी जो लैम्डा है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक लैम्डा, प्रकाश का वेग, और एक है आवृत्ति। ये तीन चीजें हैं जो बदलती हैं, जिनमें बदलाव हो सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों बातें हैं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं वेग की, शुरुआत करते हैं वेग से। निर्वात में पूछा गया प्रकाश का वेग कितना, 3 × 10⁸।
आपसे पूछा गया पानी में प्रकाश का वेग कितना, अपने नहीं पता कितना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, पानी में के अंदर जाते ही प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी, यानी माध्यम पर निर्भर, सीधी सी बात करें तो माध्यम पर निर्भर करता है। सर्वाधिक वेग हमेशा निर्वात में ही होता है, यानी जो आपके सामने ये वेग लिखा हुआ है ये सर्वाधिक वेग है प्रकाश का, इससे ऊपर वेग हो ही नहीं सकता। और इससे ऊपर वेग होने का मतलब ये है कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है और प्रकाश का मैक्सिमम वेग ये है, इसका मतलब इससे ज्यादा वेग किसी वस्तु का ही नहीं हो सकता। इसलिए 3 × 10⁸ माध्यम बदलेगा, वेग बदलेगा। माध्यम जैसे ही बदला, पानी आया वेग कम हो गया, कांच आया पानी में और कम, कांच में और ज्यादा कम, यानी जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जा रही है, घनत्व बढ़ता जाएगा, वेग कम होता जाएगा, तो वेग बदलेगा। दूसरी चीज, आवर्ती की बात करें, तरंगदैर्ध्य की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं लैम्ब्डा की। देखिए हर रंग की लैम्ब्डा अलग अलग है। कलर 400 नैनोमीटर, रेड कलर 780 है, इंडिगो है उसकी और ज्यादा है, ब्लू है, ग्रीन, ये सब इसके बीच में रहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माध्यम बदला, प्रकाश गया किसके अंदर, कांच के अंदर, तो बता लैम्ब्डा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कलर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कलर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कांच में प्रकाश का रंग बदलेगा या नहीं। रंग नहीं बदलता, कभी भी प्रकाश का कलर नहीं बदलता। हमेशा ध्यान रखें, रंग माध्यम पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश पानी में जाएगा तो भी लाल है तो लाल ही रहेगा, कांच में जाएगा तो भी लाल है तो लाल ही रहेगा। ये तो नहीं कि कांच में या पानी में जाते ही लाल रंग का प्रकाश ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, नहीं। इसलिए प्रकाश अपना रंग नहीं बदलेगा माध्यम के अनुसार। वेग बदलेगा, माध्यम पर निर्भर करता है। आवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। आवर्ती एक ऐसी राशि है प्रकाश की जो नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। माध्यम बदले ना बदले, माध्यम कैसा भी हो जाए, उससे इस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैसी ही रहेगी। और इस फॉर्मूले के आधार पे देखें जरा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि आवर्ती अपरिवर्तित है अर्थात नियत है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस राशि का मान यानी इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो हमेशा नियत रहेगा। ये तभी हो सकता है जब एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़े, जब एक चीज घटेगी दूसरी चीज भी घटेगी, क्योंकि अनुपात है। ये अनुपात का मतलब ये हो गया कि अगर ऊपर वाली राशि बढ़ेगी नीचे वाली बढ़ेगी तभी तो अनुपात स्थिर रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जैसे जैसे प्रकाश की स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे उसकी लैम्ब्डा भी चेंज होगी। इसलिए प्रकाश की स्पीड और लैम्ब्डा हमेशा एक साथ बढ़ेंगे। अगर प्रकाश की स्पीड दुगनी हो जाए तो लैम्ब्डा भी दुगनी हो जाएगी, तभी तो अनुपात वही रहेगा। इसलिए अनुपात नहीं बदलेगा, यानी आवर्ती नहीं बदलेगी। तो इंपॉर्टेंट बात, लैम्ब्डा वेग के अनुसार बदलेगी, आवर्ती कभी नहीं बदलेगी, रंग कभी नहीं बदलेगा, माध्यम बदल जाए तो भी। तो ये 4 चीजें हैं। और चौथी चीज जो एक और है, तीव्रता और आयाम। तीव्रता और आयाम के बारे में नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं धरातल कैसा है। भी सामने जो धरातल है जिस पर प्रकाश टकराया, उस धरातल की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि सामने धरातल कैसा है। हो सकता है कि धरातल बहुत ज्यादा स्मूथ है तो उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी, प्रकाश एज इट इज है, जितनी तीव्रता का प्रकाश गया उतनी तीव्रता का प्रकाश वापस आ गया। लेकिन अगर धरातल मान लीजिए ब्लैक है, डार्क है, तो डार्क कलर है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए तीव्रता में कमी आ गई, आयाम में कमी हो सकती है। तो आयाम या तीव्रता का निश्चित होना या फिक्स होना या बदलना डिपेंड करेगा धरातल कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये मेन बात है। तो कुल मिला के परावर्तन पर आधारित 3 नियम बने। पहला नियम, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर। दूसरा नियम, यानी रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा कौन, अभिलंब। तीनों सदैव
एक ही तल में होते हैं। तीसरा जो भी मैंने बताया, प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आवृत्ति अपरिवर्तित। प्रकाश की चाल यानी वेग परिवर्तित हो सकता है, माध्यम पर निर्भर करेगा। प्रकाश की लैम्डा अर्थात परिवर्तित हो, वो वेग के अनुसार बदलेगी, ये भी बढ़ जाएगी। और प्रकाश का आयाम और तीव्रता में परिवर्तन कब होगा, डिपेंड किस पे करेगा, धरातल की प्रकृति पर। यह है परावर्तन की 3 नियम जिस पर परावर्तन की घटना होती है। इन तीनों नियमों के आधार पर कोई भी परावर्तन जब भी पढ़ेंगे, इन तीनों नियमों के आधार पर पढ़ेंगे हमेशा। तो शुरुआत करते हैं परावर्तन की घटना को पढ़ने के लिए। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले दर्पण से, क्योंकि परावर्तन अच्छा वहीं होगा जहां पर स्मूथ सरफेस होगी। मैंने अभी बताया आपको कि अगर सरफेस स्मूथ है तो परावर्तन बहुत अच्छा होता है। और स्मूथ सरफेस की बात करें तो फिलहाल स्मूथ सरफेस सबसे बढ़िया अपने पास यही है, मिरर यानी दर्पण। दर्पण आप सभी जानते हो, कांच की सतह पर एक सिरे पर जब चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरी सतह जो होती है वो बिल्कुल चमकदार होती है, उसे कहते हैं मिरर। तो मिरर को 2 कैटेगरी में बांटा गया। मिरर 2 टाइप के होते हैं। पहला प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। मिरर 2 कैटेगरी में होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर से, कि प्लेन मिरर से परावर्तन कैसा होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। हम घरों में जब अपने प्रतिबिंब देखते हैं तो अपने प्लेन मिरर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अपने घरों में सबके लगभग प्लेन मिरर लगा हुआ है। ऐसा क्यों, प्लेन मिरर का यूज क्यों किया जाता है, गोलीय दर्पण का यूज़ क्यों नहीं करते, उसका भी रीज़न है। क्योंकि अपने प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब इमेज कैसी होती है। समतल दर्पण बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक प्लेन कांच। उस कांच की एक सतह पर होनी चाहिए पॉलिश। तो प्लेन कांच लिया, उसके एक सतह पर एक हिस्से पर पॉलिश कर दी। पॉलिश होने के बाद में इस पर एक अभिलंब, एक नॉर्मल खींचा गया, नॉर्मल यानी 90 डिग्री एंगल। इस रेखा को नाम दिया गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब होता है कि जब आप किसी भी मिरर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर अभिलंब खींचते हो, यानी एक 90 डिग्री रेखा खींचते हो, तो इसे अभिलंब कहा जाता है। इसे एक मुख्य अक्ष भी कहते हैं, यानी 90 डिग्री पर, और बीचों बीच केंद्र से जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्लेन मिरर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई वस्तु खड़ी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मान लीजिए एक वस्तु को मैंने प्लेन मिरर के सामने रखा, PQ, ये एक वस्तु है, PQ ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर प्रकाश गिरना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मिरर के अंदर प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो सबसे पहले प्रकाश की जरूरत पड़ेगी वहां। अगर कमरे में प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश गिरना बहुत जरूरी है, इसलिए वहां पर प्रकाश होना बहुत जरूरी है। जैसे वस्तु पे प्रकाश गिरेगा, इस वस्तु से प्रकाश गिरते ही उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि वस्तु पर प्रकाश गिरेगा। और जैसे मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो सबसे पहले लाइट मुझ पे गिरेगी, मुझ पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद चारों दिशाओं में जाएगी, और चारों दिशाओं में जाएगी तो सामने लगे हुए मिरर पर भी गिरेगी। तो अपने बात कर रहे हैं चारों दिशाओं की नहीं, सामने लगे हुए मिरर की। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि सामने मिरर पर कौन कौन सी प्रकाश किरणें गिरेंगी। इससे निकलने वाली हजारों किरणें हैं जो प्रकाश इस मिरर पर गिरेंगी, लेकिन उन हजारों किरणों को अपने नहीं शो कर सकते, इसलिए अपने सिर्फ प्रतिबिंब के निर्माण के लिए
2 या 3 किरणों की जरूरत होती है, मिनिमम 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 किरणें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट किरण, फर्स्ट रे। जब भी प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, हमें सबसे पहली किरण जो लेनी है वो लेनी है मुख्य अक्ष के समांतर। कोई रूल नहीं है, लेकिन इजी इसी से अपने प्रतिबिंब बनाना आसान होता है, इसलिए अपने सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण। ये PQ वस्तु है, इस वस्तु के सबसे ऊपर वाला पॉइंट P है, और मैं इस P बिंदु से एक प्रकाश किरण लेता हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और सीधा दर्पण पर गिरी, पहली किरण। अब दर्पण जब ये गिरेगी तो रूल के अकॉर्डिंग, परावर्तन का रूल पहला क्या था सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला रूल, इस रूल को फॉलो करना है। ये रूल बताएगा कि प्रकाश टकराने के बाद कहां जाएगा। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि अगर ये किरण इस सामने वाले दर्पण पर गिरी है इस समय, इस डायग्राम के हिसाब से, तो आप बताइए यहां पर बनने वाला ये आई कितना होगा, इस पॉइंट पर आई कितना होना चाहिए। आई देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक अभिलंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोण देखना है आई, उसके लिए जरूरी है कि आप उस धरातल पर जहां प्रकाश गिरा है वहां पर एक नॉर्मल, एक अभिलंब खींचो। अभिलंब खींचने के बाद ही आपको पता लगेगा कि उससे बनने वाला एंगल आई कितना है। इसलिए अगर मेरे को इस पॉइंट पर अभिलंब देखना है, इस पॉइंट पर एंगल आई देखना है, तो पहले मैं इस पर एक 90 डिग्री का एक अभिलंब खींचूंगा। अभिलंब मैंने खींच दिया, अब मैं देखूंगा उस अभिलंब से इस किरण का बनने वाला ये एंगल कितना है। तो फिलहाल ये एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब ये किरण अभिलंब के बिल्कुल समांतर ही जा रही है, अभिलंब के बिल्कुल साथ साथ जा रही है, तो इसका मतलब अभिलंब के साथ इसका बनने वाला एंगल 0 बनेगा। अगर I 0 है तो रूल के अकॉर्डिंग R कितना होगा, 0, क्योंकि एंगल I और R हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर। इसलिए I 0 है तो R भी 0। इसका मतलब ये किरण एज इट इज वैसे ही वापस चली जाएगी जैसे आई थी, क्योंकि I और R दोनों 0 होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है, का मतलब 90 डिग्री पर, वो एज इट इज वापस चली जाती है, क्योंकि 90 डिग्री पर जाएगी तो 90 पे वापस आ जाएगी, 0 पे जाएगी तो 0 पे वापस आ जाएगी। इसलिए पहली किरण जो समांतर गई वो समांतर ही वापस आ गई, इस रूल के अकॉर्डिंग। दूसरी किरण इसी P पॉइंट से लेते हैं, और मैं लेता हूं दूसरी किरण कौन सी, जो इस पॉइंट पर टकराएगी, जो मिड पॉइंट है जहां से मुख्य अक्ष गुजर रहा है, इसे कहते हैं ध्रुव। इस बिंदु का नाम होता है ध्रुव, दर्पण का पोल, इस पे टकराएगी। फिर से रूल आई बार, लेकिन उससे पहले यहां पर अभिलंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि अभिलंब के बिना अपने आई और आर की पहचान नहीं हो सकती। तो इसलिए इस बिंदु पे अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब फिर से यही, ये मुख्य अक्ष अपना अभिलंब भी तो था, इसलिए ये एंगल क्या होगा, आई पर आई, वापस भी इसी एंगल पे जाएगी, जिस पे एंगल पे जाती है उसी पे आती है और उसी पे जाएगी वापस, इसलिए आई और आर बराबर। तो फिर से आई और आर बराबर, दिस इज आर। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, वापस उसी पथ पर आ गई। दूसरी किरण जो इस एंगल आई पर टकराई, उसी एंगल पर वापस आ गई, ये 2 नंबर रे। अब आप देखिए, मैंने 2 ही किरणें शो की हैं इसमें, किरणें तो हजारों निकलेंगी, लेकिन अपने ज्यादा शो नहीं कर सकते क्योंकि डायग्राम नहीं बनेगा, इसलिए सिर्फ 2 ही किरणों का यूज करते हैं अपने। अब इन 2 किरणों को देखकर प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण सदैव परावर्तित किरणों से होता है। आप जब भी आप परावर्तन पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी प्रतिबिंब बना रहे हैं, चाहे वो समतल दर्पण से बना रहे हैं और चाहे वो गोलीय दर्पण से बना रहे हैं, दोनों में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो परावर्तित किरणें हैं उनसे प्रतिबिंब बनेगा, आपतित किरणों से नहीं। तो परावर्तित किरणें जब टकरा के वापस आती हैं उनको परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो परावर्तित किरणें जहां मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो इस डायग्राम को देखते हैं और देखते हैं कि परावर्तित किरणें कहां मिल सकती हैं। पहली किरण थी ये तो जा रही है इधर टकराने के बाद, दूसरी किरण ये जा रही है इधर। तो क्या ये दोनों किरणें मिल सकती हैं, पॉसिबल नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके बीच में गैप बढ़ता ही जाएगा, इसलिए कभी मिल ही नहीं सकती। अगर ये मिल नहीं सकती इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं मिलेंगी कोई बात नहीं, लेकिन यहां नहीं मिलेंगी, अगर इनको पीछे बढ़ा दिया जाए तो वहां तो मिलेंगी। इसलिए जरूरी नहीं है
कि हमेशा परावर्तित किरण आगे की तरफ मिलें, हो सकता है कि परावर्तित किरणें पीछे भी मिल सकती हैं, इसलिए परावर्तित किरणों को मिलाना है, चाहे वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में और चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन में। इसलिए परावर्तित किरणें हमेशा मिलेंगी जरूर, चाहे वो फॉरवर्ड में यानी आगे की तरफ या रिवर्स में। ये परावर्तित किरणें जो आपने पीछे बढ़ाया इनको और मिलाया है, जहां भी मिलेंगी, जिस बिंदु पे मिलेंगी, वही अपना प्रतिबिंब है, वही अपनी इमेज है। लेकिन वो इमेज किसकी है? क्योंकि ये तो बिंदु है, ये इमेज उसकी है जिससे किरणें निकली थी। आपने यहां पर जो किरणें देखी हैं वो किस बिंदु से देखी थी? इस पी बिंदु से। तो प्रतिबिंब भी किसका होगा? इस पी बिंदु का, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट जो नीचे है इससे किरणें तो अपने देखी नहीं, अपने तो सिर्फ एक पॉइंट से किरणें ली हैं। तो जब किरणें पॉइंट से ली हैं तो प्रतिबिंब भी पॉइंट ही बनेगा, इसलिए इस पी का प्रतिबिंब बनेगा यहां पर पी डैश। ध्यान रहे, प्रतिबिंब उसी चीज का बनेगा जिससे प्रकाश किरणें आ रही थी। आपने प्रकाश किरणें इस पी बिंदु से ली हैं तो प्रतिबिंब पी डैश पी का ही बनेगा। अब इसी तरह से अगर मैं पी के नीचे वाली पूरी वस्तु से प्रकाश किरणें लेता जाऊं और प्रतिबिंब देखता जाऊं तो वो प्रतिबिंब सारा का सारा कहां बनेगा? इस पी डैश के नीचे। इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है, अपने सिर्फ सबसे ऊपर वाले पॉइंट का प्रतिबिंब बना लेते हैं, उसके बाद में सारा प्रतिबिंब एज इट इज बनेगा। इसलिए नीचे अपने आप पी डैश क्यू डैश बन गया। तो पी क्यू का प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश, पी क्यू पी डैश क्यू डैश। इस तरह से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब अपने बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब हो सकता है कि मिरर के बाद बने, हो सकता है वो प्रतिबिंब मिरर के पीछे बने, यानी प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। लेकिन दोनों प्रतिबिंब में अंतर है। अगर किरणें यहां आगे की तरफ मिलती तो ये किरणें वास्तव में मिलती, लेकिन जो पीछे की तरफ किरणें मिली हैं वो वास्तव में नहीं मिली, उसको अपने धक्के से मिलाया पीछे बढ़ाकर। इसलिए जो प्रतिबिंब आगे की तरफ बनता है जिस पे किरणें वास्तव में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब यहां बनता तो ये है वास्तविक यानी रियल इमेज। लेकिन अगर प्रतिबिंब बैक साइड में बना पीछे, जो आपने इसको पीछे की तरफ बढ़ाकर मिलाया है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं कहलाता। ऐसे प्रतिबिंब कहलाते हैं आभासी, वर्चुअल। ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड बनते हैं, उल्टे बनते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं, इरेक्ट बनते हैं, हमेशा सीधे। तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण हुआ समतल दर्पण से। अब देखते हैं इस प्रतिबिंब के निर्माण के बाद में इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। विशेषता नंबर 1, प्रतिबिंब वास्तविक बना या आभासी? प्रतिबिंब बना आभासी यानी वर्चुअल। इसलिए सबसे पहली विशेषता हुई समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं यानी वर्चुअल। यह सबसे पहली विशेषता हुई। और वर्चुअल है इसलिए कैसा है? सीधा। इसलिए प्रतिबिंब सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। दूसरी विशेषता, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, इसे कहते हैं बिंब दूरी यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है। और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बना है, इसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी ये दोनों दूरियां ऑलवेज इक्वल होंगी, सदैव बराबर। दूरी इज इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, कभी आगे पीछे नहीं बनेगा। जितनी दूरी पर आपने बिंब रखा है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बने। घरों में अपने देखते हैं जब सामने मिरर होता है तो मिरर के सामने आप खड़े होकर जब आप देखोगे तो मिरर के सामने आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी कि मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है हमारी, वो इमेज हमसे दूर है या पास है। वो हमेशा उसी डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से खड़े हो। अगर आप मिरर से 5 मीटर दूरी पर खड़े हो तो आपको प्रतिबिंब भी मिरर के अंदर 5 मीटर दूरी पर ही दिखाई देगा, ज्यादा या कम नहीं। प्लेन मिरर की खास बात यह है। इसलिए प्लेन मिरर में हमेशा बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी सदैव बराबर होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक और खास बात होती है पार्श्व परिवर्तन, लैटरल डेविएशन या लैटरल चेंज। पार्श्व परिवर्तन का मतलब कि आपको बाईं चीज दाईं तरफ दिखाई दे रही है और दाईं चीज बाईं तरफ दिखा देती है।
अपने सामने मिरर है तो मिरर में अपने को ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर जो चीज दिख रही है वो उल्टी है, वो बाईं जो चीज है जो दाईं तरफ दिख रही है और दाईं वाली चीज बाईं तरफ दिख रही है, ऐसा होता है, दिखाई देता है पार्श्व परिवर्तन, हर मिरर में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वास्तव में मिरर कभी भी इमेज उल्टी नहीं करता, जैसा उसको दिखाओगे वो वैसे ही दिखाएगा। लेकिन फिर अपने को पार्श्व परिवर्तन, अंग्रेजी के अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं, अंग्रेजी किताब को सामने रखें, अल्फाबेट को सामने रखें, उल्टा दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई दे रहा है, वो पार्श्व परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि आप जब वस्तु को मिरर के सामने रखते हैं तो आप रखते ही स्थिति में हैं कि आपको चीज वैसी ही दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अंग्रेजी का अल्फाबेट पी देखना चाहता हूं। अब मैं जब पी को इस मिरर के सामने, सपोज कीजिए सामने मिरर है और मैं इस पी को इसके सामने देखूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा? अब पी अगर मैं देख रहा हूं, ये पी अल्फाबेट है, इसको मैं देख रहा हूं तो मुझे ये पी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मिरर में देखूंगा तो कैसे देखूंगा? क्योंकि मिरर में देखते समय मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा, मैं मिरर के सामने इसको ऐसे रखूंगा। अब जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो इस पी के अंदर, इस पी की जो ये लाइन है ये किस तरफ है? लेफ्ट साइड में। और ये जो पी का ये गोला दिख रहा है आपको, ये राइट साइड में। तो यहां पर तो ओके है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां सामने रखा, अब इस टाइम आप देखिए कि इस हाथ के अंदर पी की लाइन किस तरफ चली गई? राइट में, और गोला लेफ्ट में आ गया। अब सामने जो मिरर लगा है वो तो लाइन की सीध में लाइन ही दिखाएगा। अगर उसके सामने लाइन है तो लाइन की सीध में लाइन, वो तो लाइन को ऐसे दिखा देगा। और गोला इस तरफ है, वो गोले को गोला ही दिखाएगा सामने। तो उसने आपको दिखा दिया क्या? पी की जगह क्यू, यानी नो। तो आपने तो उसके सामने पी लिखा था लेकिन उसने आपको नो दिखाया। क्यों? क्योंकि आपने उसके सामने पी नहीं लिखा, आपने उसके सामने नो ही दिखाया है। मिरर हमेशा इमेज वैसी बनाएगा जैसी आप दिखाओगे। आप खड़े हो मार्कर, तो मार्कर आपके राइट साइड में है, आप मिरर के अंदर खड़े हो, आपको लगता है मार्कर उल्टी साइड में है। उल्टी साइड में नहीं है, मार्कर सीध में तो मार्कर ही है। मार्कर के सामने तो मार्कर ही बनेगा, मार्कर इधर थोड़ी चला जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मिरर के अंदर दिखने वाली इमेज हमें उल्टी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हम उसके सामने खड़े हैं, इसलिए। बाकी मिरर इमेज को कभी चेंज नहीं करता, मिरर एज इट इज बनाता है जैसा आप दिखाओगे। आपने उसको जो चीज दिखाई उसने एज इट इज सामने इमेज बना देनी है, इसलिए पार्श्व परिवर्तन नजर आता है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, सामने लगा हुआ मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट जैसे रखा, ऑब्जेक्ट की दूरी और प्रतिबिंब यानी इमेज की दूरी बराबर थी। अगर मैं आपको यह कहूं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक कि एक समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति दर्पण की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, दर्पण की ओर मूव करना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, और मान लीजिए उसकी स्पीड, दर्पण की ओर पहुंचने चलने की स्पीड 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो बताइए अगर ये ऑब्जेक्ट, ये व्यक्ति 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है तो ये इमेज एज इट इज रहेगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, इससे कम स्पीड पे जाएगी, इससे ज्यादा स्पीड पे जाएगी, क्या होगा? तो देखिए आंसर आपको देगा ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैंने आपको बताया कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी सदैव बराबर। अगर ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड के बाद 10 सेंटीमीटर पर पहुंच गया तो इमेज क्या 1 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर पर पहुंचेगी, ज्यादा पर पहुंचेगी या कम पर? जब दोनों दूरियां बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जितनी दूरी ये तय करेगी उतनी दूरी ये तय करेगी, क्योंकि दूरी तो बराबर रहेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, समतल दर्पण की बात कर रहा हूं, बाकी दर्पणों में यह कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर बिंब किसी भी दर्पण के सापेक्ष बिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल अगर v है तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रतिबिंब की भी दर्पण के सापेक्ष चाल v ही होगी। प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष v चाल से ही पहुंचेगा, क्योंकि ना तो वो कम चाल से पहुंच सकता है ना ज्यादा। अगर वो उसकी स्पीड कम है, मान लो v से कम चाल है, तो वो पीछे रह जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले पहुंच जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट पहले पहुंच जाए और इमेज बाद में आए। तो इसलिए हमेशा प्रतिबिंब की और बिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल हमेशा बराबर ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन को घुमाया जाए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल नहीं पूछी, आपसे पूछ लिया कि प्रतिबिंब की बिंब के सापेक्ष चाल क्या होगी। अब क्वेश्चन बदल गया है, अब आपका आंसर ये नहीं होगा। आपसे पूछा गया प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष कितनी चाल से,
जवाब दोगे। देखिए, बिंब की चाल v, प्रतिबिंब भी v चाल से आ रहा है, दोनों v चाल से आ रहे हैं, बराबर चाल से आ रहे हैं, सेम स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष अगर चाल पूछ ली है तो वो चाल कितनी होगी? v प्लस v यानी 2v जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष अगर देखा जाए तो विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जब आते हैं तो वस्तुओं की चालें जुड़ जाती हैं, इसलिए एक दूसरे के सापेक्ष अगर चाल देखी जाए तो वो हमेशा 2v होगी। तो इस तरह से समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ये कुछ विशेषताएं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा होगा, बड़ा या छोटा। इंपॉर्टेंट बात एक और, जब दूरियां बराबर हों, हमेशा ध्यान रखें, जब प्रतिबिंब और बिंब समान दूरी पर बने, जितनी दूरी पर बिंब है उतनी दूरी प्रतिबिंब है, अगर दूरियां समान है दर्पण से तो प्रतिबिंब कभी भी बड़ा छोटा नहीं बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा समान आकार का बनेगा। इसलिए समतल दर्पण में क्योंकि ये दूरियां बराबर होती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कभी बड़ा छोटा दिखाई नहीं देता। आपका प्रतिबिंब आपके बराबर ही दिखाई देगा, आपसे बड़ा या छोटा नहीं होगा, इसलिए प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में समान आकार का होता है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो अलग कैटेगरी है, लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सेम साइज का, समान आकार का होगा। तो ये है इसकी खास बातें, यानी बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और संकल्प जो कोचिंग का ये YouTube चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें आज ही।